दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है कि सल्तनत काल में अर्थात 1200 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए और इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेरा लेसन प्लान है भूमिका, इम्पोर्टेंट क्लासेज ऑफ मुस्लिम्स, मैंने मुसलमानों में कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ग थे, हिंदुओं की क्या स्थिति थी, चौथा सोसाइटी का कैरेक्टर क्या था, उसकी विशेषता क्या थी। तो सोसाइटी पूरी तरह से अभिजात्य वर्ग का था, एरिस्टोक्रेटिक था और मिलिटेरिस्टिक था, मतलब सोसाइटी पर सैनिक तंत्र का पूरी तरह से कब्जा हो गया था। प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य एशिया में और पश्चिमी देशों में गुलाम प्रथा थी और धड़ल्ले से खरीद फरोख्त गुलामों की जाती थी। उसका भी प्रचलन हमारे देश में बहुतायत में हो गया। इसके बाद हम हिंदुस्तान के पीजेंट्री मतलब किसानों और लोकल जो जमींदार थे उनकी क्या स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में अर्थात 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके बाद में मुसलमानों का राज्य उत्तर भारत में स्थापित हो गया। लेकिन मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान की स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। हालांकि वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन बाद में जब गजनी पर याल्दुज का कब्जा हो गया तो उसकी अधीनस्थता को मानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, इस 300 वर्ष के दरमियान 5 राजवंशों ने शासन किया और वह था गुलाम वंश, जिसके की प्रमुख सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन था और गुलाम वंशों ने 90 साल तक शासन किया। उसके बाद खलजी वंश का शासन हुआ, जिसमें कि जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी ने जबरदस्त ढंग से सल्तनत को दक्षिण भारत तक फैलाया। और इसके बाद में तुगलक वंश का शासन हुआ, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण सुल्तान हुए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। चौथा राजवंश था सैयद राजवंश और इसका महत्वपूर्ण जो सुल्तान था उसका नाम था खिज्र खान। और 5वां राजवंश था लोधी वंश का, जिसमें 3 महत्वपूर्ण सुल्तान हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और फाइनली इब्राहिम लोधी की 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर से हार हो गई और बाबर ने उसके बाद उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का गठन किया। दोस्तों, सल्तनत की स्थापना के बाद मुसलमानों का उत्तरी भारत में पूरी तरह से कब्जा हो गया और शासन प्रशासन में उन्होंने पूरी तरह से मोनोपोली स्थापित किया, एकाधिकार। जो लोकल मुस्लिम थे उनको कोई तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन विदेशी मुसलमानों के बीच में भी आपस में झगड़े फसाद होते रहते थे, राइवलरी होती रहती थी, जैसे ईरानी और तुरानियों के बीच में। इंडियन मुस्लिम्स जो नए नए कन्वर्ट हुए थे उनको शासन प्रशासन में कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि सल्तनत पीरियड में शासन प्रशासन पूरी तरह से विदेशी मुसलमानों के कब्जे में था। उन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया था। जो स्वदेशी मुसलमान थे, जो नए नए कन्वर्ट हुए थे, उनको शासन प्रशासन में कभी तवज्जो नहीं दिया गया, कुछ अपवादों को छोड़कर। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि सल्तनत काल पूरी तरह से एक तरह से मुसलमानों का सैनिक तंत्र था और इसमें जो मुस्लिम आर्मी थी वो पूरी तरह से समाज पर और प्रशासन पर कब्जा जमाए हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो उस समय में प्रशासन का सुधार नहीं हुआ था, उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे सुल्तान के बाद में, उसमें वजीर जो रेवेन्यू का जिम्मा उनके पास था, उसके बाद में आरिज़े मुमालिक जो दीवाने अर्ज मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट को संभालता था। हालांकि सुल्तान मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, लेकिन रख रखाव के लिए, उनके वेलफेयर के लिए आरजे मुमालिक मिलिट्री ऑफिसर जिम्मेवार था।
तीसरा विभाग था दीवाने रिसालत, और जो धार्मिक कार्यों करता था, इंडोमेंट को देखता था, इनाम लैंड को देखता था, गरीब गुरबा लोगों को देखता था। और चौथा डिपार्टमेंट था दीवाने इंसाफ, मैंने जो पत्राचार का काम करता था। इसके अलावा एक स्पॉइनेज डिपार्टमेंट भी होता था जिसको कहते हैं दीवाने बारीद। लेकिन जिस तरह से हम मुगलों के दौर में शासन प्रशासन को व्यापक विस्तार में देखते हैं, उस तरह से सल्तनत काल में इसका विस्तार नहीं हुआ था। मुस्लिम सोल्जर्स में 5 प्रकार थे। पहला खान, जो सबसे महत्वपूर्ण ओहदा होता था, उसके बाद मलिक, उसके बाद आमिर, उसके बाद सिपह सलार, और 5वां सरे ए खेल, जो सबसे लोअर कैटेगरी होती थी। इस पीरियड में उलेमा मतलब मुस्लिम थियोलॉजियंस का बहुत दबदबा कायम हो गया, और बहुत सारे मुस्लिम थियोलॉजियंस तो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन तत्कालीन सुल्तान ने इस बात को कभी नहीं माना, और उन्होंने कहा कि हमारी जो हैसियत हिंदुस्तान में है वह दाल में नमक के बराबर है, और ऐसी स्थिति में पूरे हिंदुस्तान को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन उलेमाओं का दबदबा शासन प्रशासन में जबरदस्त रहा। केवल अलाउद्दीन खलजी ने उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया। शुरुआत के दौर में मोहम्मद तुगलक ने भी नहीं दिया था, लेकिन बाद में उन्हें उलेमाओं से समझौता करना पड़ा, जब पूरे सल्तनत में जगह जगह विद्रोह होने लगे और उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अर्ली मेडिवल काल में जहां पर राजपूतों का और ब्राह्मणों का दबदबा था, और ये दोनों प्रिविलेज क्लास थे राजपूत पीरियड में, अब वर्तमान स्थिति में हम क्या देखते हैं कि उलेमाओं का जबरदस्त ढंग से शासन प्रशासन पर प्रभाव बढ़ गया, और साथ साथ जो विदेशी जो मुसलमान थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, ईरान से आए थे, उनका शासन में पूरी तरह से प्रभाव स्थापित हो गया। हिंदुओं की स्थिति बहुत नाजुक हो गई, उनमें पर्दा सिस्टम व्याप्त हो गया। वो अपनी बेटियों को अब पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे। उन्होंने बेटियों को घर के चारदीवारी के अंदर बंद करना शुरू किया। हिंदुओं में पर्दा सिस्टम जोर शोर से प्रचलन में आ गया, और यह काल महिलाओं के लिए अवनत का काल था, खास करके हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदुओं को यह खतरा रहता था कभी भी मुसलमान सिपाही या अफसर आकर के उनकी लड़कियों को पकड़ करके अवैध संबंध स्थापित कर लेंगे। सूफी संतों का भी इस पीरियड में बहुत जबरदस्त दबदबा रहा, और जैसा कि आप निजामुद्दीन औलिया या बहुत सारे सूफी संतों के नाम जानते होंगे, तो इनने समाज पर एक व्यापक प्रभाव डाला। ये खनका में रहते थे, और टाउन के बाहर में इनका निवास स्थान होता था, जिसे खनका बोला जाता था। हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद पर, चाहे मिलिट्री का पद हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें पूरी तरह से नकार दिया गया था। शासन प्रशासन अब शरिया कानून के आधार पर चलाया जाने लगा। लोकल एरिया में खुद मुकद्दम और चौधरी, ये हिंदू जमींदार थे जो काफी प्रभावशाली थे। इनके कुछ विशेषाधिकार थे, जैसे कि उनके पास तो अपना लैंड होता ही था, साथ साथ वह पेस्टोरल लैंड जो चारागाह का जमीन था उसको भी वह उपयोग करते थे, और उसके बदले में कंसेशन रेट पर सल्तनत को रेंट देते थे। इसके अलावा उनका काम अन्य किसानों से भी रेंट वसूली का भी था, और इस तरह से उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत थी। वह अरबी और इराकी घोड़े पर बैठ कर के चलते थे, पान खाते थे, और सल्तनत के खिलाफ जगह जगह विद्रोह भी करते थे। तो इस कारण से अलाउद्दीन खलजी ने इन पर जबरदस्त ढंग से प्रहार किया। इनके बहुत सारे जो प्रिविलेजेस थे उनको समाप्त कर दिया, उनकी बहुत सारी जमीन जो है वो जब्त कर लिया। हिंदुओं को जिम्मी कहा जाने लगा। जिम्मी मतलब प्रोटेक्टेड पीपुल, और इसके एवज में उनसे 2.5% जजिया टैक्स वसूल किया जाने लगा। लेकिन ब्राह्मणों को और महिलाओं को और बच्चे को इससे छूट प्रदान की गई। लेकिन फिरोज तुगलक ने अपने समय में ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाना चालू किया। इसके अलावा लैंड टैक्स के साथ जो जजिया टैक्स लिया जाता था, अब जजिया टैक्स को अलग कर दिया गया लैंड टैक्स से। इस पीरियड में बहुत सारे हिंदुओं को
मुसलमान में कन्वर्ट किया गया। और उसमें 2-3 कारण थे, जैसे कि जो वार मैंने युद्ध कैदी को ये लालच दिया गया कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे तो तुम्हें सजा से माफी मिल जाएगी, या बहुत सारे राजपूत राजाओं के पास जिनका कि लैंड रेवेन्यू टैक्स बहुत ज्यादा एरियर हो गया था, उससे बचने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। बहुत सारे आम जनता को प्रलोभन दिया गया। इसके अलावा सूफी संतों ने भी जो लोअर कास्ट हिंदूज थे उन्हें लोग लालच देने का काम किया। लेकिन सल्तनत काल में हिंदुओं के लिए किसी प्रकार से अपने फेस्टिवल को मनाने में प्रतिबंध नहीं था, और दिल्ली में सरेआम सुल्तान के किले के बाहर लोग धूमधाम से दिवाली और होली का पर्व मनाया करते थे, जैसा कि इतिहासकार बार्नी ने लिखा है। शुरुआती दौर में मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ किया, जैसे कि कुतुब मीनार के आसपास के जो जितने भी आप मस्जिद देख रहे हैं वो दरअसल में हिंदू मंदिर या जैन टेम्पल हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इस कानून में रिलैक्स देना चालू किया सुल्तानों ने। दोस्तों, हमने राजपूत के समय में यह देखा कि ब्राह्मणों का जबरदस्त दबदबा होता था, खास करके 550 एडी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में। उन्हें काफी तादाद में लैंड ग्रांट्स दिए गए और वह स्टेट विद इन स्टेट हो गए। उसी तरह से मिलिट्री अफसरों को भी सैलरी के बदले में लैंड ग्रांट दिया जाने लगा, और इस तरह से हिंदुस्तान में सामंतवाद का उदय हो गया। लेकिन जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सल्तनत की स्थापना किया तो उन्होंने पूरे सल्तनत को इक्ता में बांट दिया, जो कि मुगलों के समय में उसे प्रोविंस कहा जाने लगा। और इन इक्ता को, पीस ऑफ लैंड को मुक्ति के अंदर या वली के अंदर रखा गया, जो कि खुद मिलिट्री कमांडर होता था, और उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि वह काफी तादाद में आर्मी या फौज रखेंगे, और जो लैंड रिवेन्यू से आमदनी होती है वो फौज के अपकीप के लिए उसे मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाएगा, और जो शेष जो बचेगा, जो सरप्लस जो रिवेन्यू बचेगा, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में भेजा जाएगा। सुल्तानों ने स्ट्रिक्ट ऑडिट की व्यवस्था की थी ताकि इक्तादार या मुक्ति या वलीज किसी तरह से लैंड रिवेन्यू कलेक्शन में हेराफेरी नहीं कर सके, और इन इक्तादार या मुक्ति को एक इक्ता से दूसरे इक्ता में ट्रांसफर किया जा सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन फिरोज तुगलक के समय में उन्होंने इक्तादार या मुक्ति को हेरिडिटी बना दिया कि एक मुक्ति के मरने के बाद में उसका पुत्र जो है ना उसी इक्ता में मुक्ति बन जाएगा, और इससे सल्तनत का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, और इसका पतन का एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि नोबिलिटी बहुत ज्यादा सशक्त हो गया और उसने तुगलक वंश को उखाड़ फेंक दिया। दोस्तों, सल्तनत काल एक अनइक्वल सोसाइटी, असमानता पर आधारित समाज था, जहां पर कि जो नोबल्स थे उनका तनख्वाह तो 20,000 टंका से लेकर 40,000 टंका प्रति वर्ष वेतन के रूप में दिया जाता था। जैसे कि फिरोज तुगलक के वजीर को 15 लाख टंका प्रति साल वेतन दिया जाता था। एक ट्रूपर्स को, जिसके पास में घोड़ा होता था, उसे अलाउद्दीन खिलजी 238 टंका प्रतिवर्ष देता था, और अगर वो एक अतिरिक्त घोड़ा रखता है तो उसे 78 टंका और तनख्वाह के रूप में दिया जाता था। इस तरह से 312 टंका उसे प्रतिवर्ष मिलता था अगर उसके पास 2 घोड़े हैं तो। और यही सैलरी अमूमन अकबर के पीरियड के दौरान मिलिट्री ऑफिसर का रहा है, जबकि दाम बढ़ गए थे, 200 वर्ष का अंतराल हो गया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मिलिट्री क्लास कितना ज्यादा प्रिविलेज था। तो जब एक ट्रूपर्स का तनख्वाह साल में 238 टंका है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो लोअर क्लास के जो कर्मचारी हैं, आर्टिजन हैं, कारीगर हैं, उनको मुश्किल से 2 से 3 टंका प्रति माह तनख्वाह मिलता था। जबकि जो फिरोज तुगलक के समय में यह एक गणना की गई है कि ठीक ढंग से जीवन निर्वाह करने के लिए एक आदमी को प्रति माह कम से कम 5 टंका मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि आम जनता का जीवन बहुत कठिन था, वो मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाता था। दोस्तों, इस पीरियड में
गुलाम प्रथा का जबरदस्त ढंग से प्रचार प्रसार किया गया और उसे प्रोडक्टिव वर्क में लगाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्तुतमिश के समय में चहलगानी या 40 स्लेव्स या उसे चालीसा कहते हैं, और बाद में यह चालीसा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और उनकी बेटी रजिया को हटाने में इन चालीसा की जबरदस्त भूमिका थी, क्योंकि एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उसी तरह से फिरोज तुगलक ने अपने समय में करीब 1,80,000 गुलामों को एकत्र किया, उन्हें विभिन्न कारखानाओं में हैंडीक्राफ्ट्स के निर्माण के लिए लगाया। तो हम ये देखते हैं कि फिरोज तुगलक के समय में इन गुलामों को प्रोडक्टिव वर्क्स के लिए लगाया गया, जो कि एक नई चीज थी। हमारे देश में इसके पूर्व राजपूत के पीरियड में और प्राचीन भारत में गुलामों को डोमेस्टिक वर्क के लिए उपयोग किया जाता था, प्रोडक्टिव वर्क के लिए नहीं किया गया था। लेकिन अब फिरोज तुगलक के समय में गुलामों को प्रोडक्टिव वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। गुलामों की खरीद फरोख्त धड़ल्ले से की जाती थी। जहां भी कहीं युद्ध होता था और अगर सुल्तान जीत जाता था तो वहां पर हारे हुए राज्य से लोगों को चुन चुन करके गुलाम बनाया जाता था और उन्हें विभिन्न कारखानों में भर्ती किए जाते थे, ताकि वह हैंडीक्राफ्ट्स या अन्य कार्य कर सकें। दोस्तों, इस पीरियड में किसानों की स्थिति बेहतर नहीं थी, क्योंकि राजपूत पीरियड में या प्राचीन भारत में हमें मालूम है कि लैंड रिवेन्यू 1/6 भाग होता था। उसके अलावा कुछ उपकर भी देने पड़ते थे और साथ साथ भिस्ती मतलब फोर्स लेबर भी राज्य के द्वारा लिया जाता था। लेकिन अब लैंड रिवेन्यू का हिस्सा हाफ ऑफ द प्रोड्यूस हो गया, आधा हिस्सा, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दोआब में वसूलना चालू किया। बहुत सारे किसान दोआब क्षेत्र छोड़ के भाग गए। उसी तरह से मोहम्मद तुगलक के समय में उन्होंने किसानों को तकावी लोन देना चालू किया, कृषि के विस्तार और सुधार के लिए प्रयास किया, उन्हें बीज उपलब्ध कराए गए। लेकिन चूंकि उस समय में जबरदस्त अकाल पड़ा, किसानों को आमदनी नहीं हो पाई और उसके कारण से बहुत सारे किसान दोआब क्षेत्र से भाग गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसानों की स्थिति बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन एक विशेषता यह थी कि राजपूत पीरियड में और प्राचीन भारत में काइंड में अनाज में राज्य कर वसूलता था, लेकिन अब कैश में सल्तनत के द्वारा कर वसूला जाने लगा और किसानों को, जो बंजारा व्यापारी होते थे, जो घुमंतु व्यापारी थे, उन्हें अपने जिन्स को, अपने अनाज को बेचना पड़ता था। उसके बदले उन्हें कैश नगद प्राप्त होती थी और उस कैश को वो टैक्स के रूप में सल्तनत को जमा करते थे। बहुत सारे जो प्रिविलेजेस हिंदू जमींदारों को, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी को मिले हुए थे, उसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ये लोकल हिंदू जमींदार पुनः प्रभावशाली हो गए और जो अपने विशेषाधिकार थे उसे प्राप्त करने में सफल हो गए। कंक्लूजन दोस्तों, आखिर निचोड़ क्या है? पहला, सल्तनत काल एक इस्लामिक स्टेट था जहां पर कि शरिया कानून लागू था। हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था, उसे प्रोटेक्टेड पीपुल का दर्जा मिला हुआ था और इसके बदले में सल्तनत के द्वारा 2.5% जजिया वसूला जाता था। उलेमाओं की सुप्रीमेसी राजकाज में और धर्म में और न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से व्याप्त हो गया। केवल अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन बाकी समय उनका दबदबा कायम रहा। जो राजपूत पीरियड में और प्राचीन भारत में ब्राह्मणों की स्थिति थी, वही स्थिति उलेमाओं को सल्तनत काल में प्राप्त हो गया। दोस्तों, मुस्लिम नोबल्स एक एरिस्टोक्रेटिक वर्ग था जिसको कि सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी और उनका जो तनख्वाह था, उनका रहने का स्टाइल, वह विश्व के किसी भी नोबल से बेहतर था। हर काम में वह सुल्तान की नकल किया करते थे, उन्हीं की तरह मकान बनाते थे, उन्हीं की तरह रहते थे। मोहम्मद तुगलक ने यह प्रथा शुरू किया कि गर्मी के दिनों में और जाड़ों के दिनों में 2-2 लाख रॉब्स मतलब पोशाक नोबल्स को दिए जाते थे, जिनके दाम उस समय में बहुत ज्यादा होते थे और यह रॉब ऑफ ऑनर कहलाता था। दोस्तों, एकता की शुरुआत करने से
और इन मुक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने से जो हिंदुस्तान में राजपूत के पीरियड में जो फ्यूडलिज्म माने सामंतवाद विकसित हो गया था, उसे तोड़ने का काम सुल्तानों ने किया और मुक्तियों को ज्यादा प्रभावशाली नहीं होने दिया। फिरोज तुगलक ने हालांकि इसमें तब्दीली लाया और इसका परिणाम यह हुआ कि सुल्तान और उसकी ताकत कमजोर हो गई। दोस्तों, 300 वर्षों के शासन के बावजूद हिंदू जमींदारों ने, राजपूत शासकों ने कभी भी उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि मोहम्मद तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में अनेक विद्रोह हुए, जैसे कि हमीर देव ने राजपूताना में मोहम्मद तुगलक के आर्मी को हराया और उन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। उसी तरह से हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना किया। बहमन शाह के नेतृत्व में बहमनी साम्राज्य का गठन किया गया और सल्तनत की आर्मी को हराया गया। इसी तरह से बंगाल और उड़ीसा भी सल्तनत से आजाद हो गया। तो आखिर इतने विद्रोह क्यों हुए? उसका कारण यह था कि जो सल्तनत का जो सोशल बेस था वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, बहुत सीमित था और कुछ खास वर्ग उसमें ऑल इन ऑल या सर्वे सर्वा थे। बाकी लोगों की स्थिति सही नहीं थी, वो अपने आप को एलिनेटेड या अलग थलग समझते थे। सल्तनत का जो शासन प्रशासन था वह शरिया लॉ पर आधारित था और वह भेदभाव से पूर्ण था और इसीलिए बहुसंख्यक हिंदुओं ने कभी भी मन से सल्तनत के शासन को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर कैसा रहा आप अपनी टिप्स से जरूर अंकित करें। मेरे चैनल AJIS एकेडमी को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को मेरे लेक्चर का लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।